हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए चैप्टर में, एक और नए थ्योरी क्लास में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के लिए जो पोस्ट आई हैं लैब असिस्टेंट की, पर्यावरण पर्यवेक्षण और लैब असिस्टेंट की जो प्रयोगशाला सहायक की जो पोस्ट हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज डिस्कशन यहाँ कंटिन्यूसली जारी है। प्रीवियस जितने भी हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी 12 चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज़रूर शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं लिंक आई सेक्शन में चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का थ्योरी सेशन, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो प्लांट साइकोलॉजी से रिलेट करती है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। इस क्लास के बाद हम जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लाइव सेशन में, जो रात को 8 बजे लेते हैं। हम 8 PM पे डेली लाइव सेशन ले रहे हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक के लिए, दोनों के लिए लगातार हमारे चैनल पर जो है वीडियोस लाइव हैं। स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो जो बायोलॉजी के सेशन से है और जिसमें आज हम लोग प्लांट साइकोलॉजी के बारे में डील करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो भाई देखो, पादप कार्य की, जिसको हम प्लांट साइकोलॉजी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम किस विज्ञान की शाखा में डालते हैं? इसको हम वनस्पति विज्ञान की शाखा में डालते हैं, जो पादप साइकोलॉजी होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो प्लांट्स होते हैं वो विभिन्न जैविक क्रियाएं का अध्ययन करते हैं। जो प्लांट्स के विभिन्न विभिन्न जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो जैविक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका जो स्टडी होती है वो वनस्पति विज्ञान में होती है। वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है। तो पौधों की जो कोशिका में होने वाली सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा पादप कोशिका में वातावरण के बीच आदान प्रदान जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अब जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें जो है प्लांट्स, जो है प्लांट सेल जो होती हैं, मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ आपको, जो प्लांट सेल होती है वो क्या करते हैं भाई, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें, और जो प्लांट कोशिका होती है और जो एनवायरनमेंट होता है उसके बीच में जो आदान प्रदान होता है वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की झिल्ली के अंदर तथा बाहर जाने की क्रिया को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज़ परमिएबिलिटी इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर परमिएबिलिटी, पारगम्यता क्या होती है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो झिल्ली में से, जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें से आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं पारगम्यता, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब ही वो होता है कि एक ऐसी लेयर जिसके थ्रू कोई भी चीज़ आ सकती है, जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी लवण होते हैं हमारे, या फिर जल होता है ना, और जितने लवण होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो पार हो सकते हैं ऐसी कोशिका झिल्ली में, तो उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। बात क्लियर हो गई? तो झिल्ली पारगम्यता, अपारगम्यता, या देखिए अपारगम्यता के क्या होता है, इम्प्रेमेबिलिटी। इम्प्रेमेबिलिटी या परमेबिलिटी, दो टर्म्स होते हैं। परमेबिलिटी का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर विभिन्न पदार्थ आ जा सकते हैं, ऐसी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमेबिलिटी, और जिसके अंदर से नहीं आ जा सकते उसको हम बोलते हैं अपारगम्यता। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। भाई ये आपने पिछले कई क्वेश्चन में ये वाली टर्म देखी होगी, जिसको हम बोलते हैं विसरण हिंदी में, और विसरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। कि डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम लोगों ने भी कई बार इसको डिस्कस किया है। तो समझते हैं, सभी पदार्थ, जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जिसकी वजह से जो है इस एनर्जी की वजह से कोई भी मटेरियल है, उस जैसे सॉलिड मटेरियल हुआ, लिक्विड मटेरियल हुआ, या फिर गैस मटेरियल हुआ, ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। सांद्रता का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब पदार्थ जाते हैं, पदार्थ के मटेरियल जाते हैं या अणु जाते हैं उनके, किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की वजह से। अधिक सांद्रता मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, एक प्लेस पर ज़्यादा अणु मौजूद हैं तो दूसरी प्लेसेस पर क्या है, कम अणु मौजूद हैं, तो दूसरी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम आता है परासरण, किसे कहते हैं, ये और भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, परासरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। भाई दोनों लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ नोट्स जो है आपको हिंदी में लिखे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन, अब आप देखिए कोई भी दो विलयन है, कोई भी दो सॉल्यूशन है या विलयन है, आप ऐसे समझ सकते हो,
भिन्न सांद्रता मतलब उनकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, कि एक में सांद्रता ज़्यादा है, मतलब एक में जो लिक्विड है वो ज़्यादा डेंस है और दूसरे में क्या है, थोड़ा सा डाइल्यूट है। तो क्या हो गया, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, पार्शियल सेल मेम्ब्रेन होती है। एक सेल मेम्ब्रेन हो गई जिसमें से अणु पास नहीं हो सकते हैं ना, विलियन पास नहीं हो सकते। एक हो अर्ध पारगम्य जिसमें से क्रॉस कर सकता है विलियन। तो उसके द्वारा जब हम पृथक करते हैं तो विलायक को कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर होने वाले विसरण परासरण कहलाते हैं। तो देखो, विसरण के जस्ट अपोजिट का जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या मतलब है कहने का, ऑस्मोसिस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन है जो विलायक में अगर कम सांद्रता है और जो विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की ओर जाने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सॉल्यूशन है आपके समझ पास ये ए, दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास बी, तो इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है, हाई है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, कम सांद्रता वाले विलियन से, यहाँ पर कम सांद्रता वाले विलियन से जब हम हाई सांद्रता उच्च कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले विलियन में चीज़ों को डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक बोलते हैं। तो विसरण क्लियर हो गया आपको, उसी का जस्ट अपोजिट विसरण में क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जा रहे हैं। परासरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जा रहे हैं, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जो भी आपका डाउट रह जाएगा वो हम एमसीक्यूज क्लास में डिस्कस कर लेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट डाउन कर सकते हो वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको समझ में आ जाए। लास्ट तक देखो वीडियो। आगे बढ़ते हैं भाई, कि किसी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास आता है आइसोटोनिक विलयन। क्या होता है आइसोटोनिक विलयन को समझते हैं, ये आ रहा है जिसको हम बोलते हैं समपरासरी, जिसको हम बोल रहे हैं भाई समपरासरी। समपरासरी का मतलब आइसोटोनिक विलयन, विलयन सॉल्यूशन जो होता है एक तरीके से। तो एक विलयन जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब के बराबर हो जाता है। अब परासरण दाब आपको पता चल गया क्या है, परासरण दाब समझ में आ गया। परासरण दाब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लेते हैं, किसी विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर कहलाता है जो उस विलयन के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अथवा कम सांद्रता वाले विलयन से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के परासरण कण उत्पन्न करते हैं। वेरी सिंपल कि भाई देखिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से एक है हाई कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड और एक है लो कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड। तो भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हम कहाँ जा रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इसके बीच में क्या है, एक लेयर है। कैसी लेयर है, पार्शियल लेयर है। पार्शियल लेयर का मतलब है कि ये अणु निकल के दूसरे विलयन में जा सकते हैं यहाँ पर। तो एक प्रेशर जो यहाँ पर मौजूद होगा उसको हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, आइसोटोनिक विलयन क्या कहलाता है। एक विलयन जिसका परासरण दाब सेल प्रेशर से के बराबर होता है, यानी कि जो कोशिका का जो प्रेशर होता है उसका दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोटोनिक विलयन क्या कहलाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका रस के परासरण दाब की तुलना में अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक विलयन। बात क्लियर होती जा रही होगी, उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए, जिसमें जो है परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो सेल प्रेशर होता है, कोशिका का जो प्रेशर होता है, कोशिका का जो लिक्विड होता है उसका जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक और उसके बराबर हो जाए तो आइसोटोनिक विलयन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट बात आती है, देखिए एक विलयन जब परासरण दाब कोशिका के परासरण दाब की तुलना में कम हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दो टर्म है। हाइपरटोनिक में जो होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेल प्रेशर या सेल लिक्विड कुछ भी बोल सकते हो आप, उससे अगर कम हुआ, सेल का मतलब कोशिका है यहाँ पर, तो ये वो विलयन हो जाता है हमारा अल्प परासारी, हाइपोटोनिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका में जल प्रवेश अंतः परासरण तथा जल का बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। अब कोई भी कोशिका है, प्लांट सेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, प्लांट कोशिका में जब जल बाहर निकलता है यानी कि लिक्विड पानी जो है कोशिका से बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, अंदर प्रवेश करता है, सॉरी, अगर अंदर प्रवेश करेगा कोशिका के तो एंडो
ऑस्मोसिस कहलाएगा, और बाहर निकलेगा पानी कोशिका से, प्लांट कोशिका से, तो वो एक्सो ऑस्मोसिस कहलाएगा। आई होप इतनी टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यार, इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करने का टाइम आ गया है और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ डील करने का टाइम आ गया है। तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं भी आप लोगों के लिए नोट्स लेके आ रहा हूँ, ये नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद इसी पर बेस्ड हम MCQs भी करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम एक डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि रंध्र क्या होते हैं और जल रंध्र क्या होते हैं। रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा, और जल रंध्र का मतलब होता है वाटर स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा आपको पता है, ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब इनका क्या काम होता है, और दूसरा क्या है जल रंध्र यानी कि वाटर स्टोमेटा। तो दो तरीके के रंध्र हैं, उनका डिफ्रेंशिएट देखते हैं। तो देखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वो प्लांट की बाह्य अंग जैसे पत्तियों पर मिलेंगे या फिर तने पर मिलते हैं, और जो वाटर रंध्र होते हैं, जल रंध्र होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, ये केवल कुछ पौधों की पत्तियों पर ही मिलते हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो ये पत्तियां कैसी होती हैं, बाह्य दल अथवा ऊपर तथा नीचे बाह्य त्वचा पर मिलते हैं, यानी कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं, जो ये छिद्र होते हैं, वो पत्तियों पर ऊपर की तरफ भी मिल सकते हैं, नीचे की तरफ भी मिल सकते हैं। और जो वाटर वाले स्टोमेटा होते हैं ये केवल किनारों पर मिलते हैं, ये पत्तियों के जो कॉर्नर्स होते हैं, जो लीव्स के कॉर्नर होते हैं उस पर मिलते हैं। रक्षा कोशिकाएं मिलती हैं, रक्षा कोशिका का मतलब होता है कि जो सेल को प्रोटेक्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, वाटर रंध्र में नहीं पाई जाती है। रक्षा कोशिका में हरित लवक मिलता है। हरित लवक क्या है, यहाँ पर हरित लवक है क्लोरोफिल, जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जल रंध्र को घेरने वाली कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता, यहाँ पर हरित लवक प्रेजेंट नहीं होता है। रंध्र स्फीति तथा शलत में खुलने अथवा बंद होते हैं, जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। देखो, जो वाटर स्टोमेटा होते हैं वो ऑलवेज खुले रहते हैं। ये तभी खुलते हैं जब वाटर को रिलीज करना होता है या फिर एब्जॉर्व करना होता है या एयर क्रॉस करनी होती है, तो ये तभी ओपन होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो आगे अभी और भी बाकी है इसका डिफ्रेंशिएशन, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, केवल जल वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। और अगर मैं बात करूं वाटर स्टोमेटा का, तो यहाँ पर जो है पानी केवल एक लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर कैसे निकल जाता है, भाप बनकर निकलता है इन छिद्रों में से। रंध्र के नीचे जो है स्टोमेटा कैविटी होती है, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उसके नीचे स्टोमेटा कैविटी होती है, और जल रंध्र के नीचे कोई भी कैविटी नहीं होती है। यहाँ पर केवल एपिथेम कोशिकाएं मिलती हैं। रंध्र का शिरा से कोई संबंध नहीं होता, जल रंध्र शिरा के अंत में बनती हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा एक डिफ्रेंशिएशन था जिसमें हमने स्टोमेटा और वाटर स्टोमेटा की बात करी, और ये कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है। बात क्लियर। देखो, वाटर स्टोमेटा में क्या हो रहा है, वाटर स्टोमेटा में जो जल निकलता है वो लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में निकलता है, और जो स्टोमेटा में जो चीज़ें निकलती हैं वो जो पानी बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है इवेपोरेशन के फॉर्म में होता है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास आता है वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है आपका इवापोरेशन जो होता है। ठीक है, और यहाँ हम पढ़ेंगे बिंदु स्त्रावण और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम ये लास्ट हमारा पॉइंट का डिस्कशन रहेगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो लेक्चर। पौधों में खनिज पोषण जो होते हैं ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास केवल ये डिफ्रेंशिएशन। तो इवेपोरेशन देख लेते हैं, कब होती है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया दिन में होती है। बिंदु स्त्रावण कब होता है आपके पास, ये क्रिया केवल रात में होती है। इवापोरेशन में क्या होता है, पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यहाँ पानी द्रव के रूप में निकल जाता है। बिंदु स्त्रावण का मतलब क्या है, जो स्टोमेटा से पानी निकल रहा है तो वो एक लिक्विड की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, डिस्चार्ज की बात की जा रही है, जो लीव से पानी निकल रहा है। और ये स्टोमेटा से जो पानी निकल के वाष्पोत्सर्जन हो जाए, ये क्रिया रंध्रों द्वारा होती है, यानी कि स्टोमेटा द्वारा होती है। ये क्रिया किसके द्वारा होती है भाई, ये रंध्रों द्वारा होती है जो शिराओं के अंत में होते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जल शुद्ध होता है, इवापोरेशन से निकलने वाला पानी क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। यहाँ पर जल शुद्ध नहीं होता है, इसमें कुछ मटेरियल को शुगर भी मिली होती हैं, खनिज भी मिले होते हैं। यह क्रिया रंध्रों से नियंत्रित होती है, रंध्रों यानी कि स्टोमेटा से कंट्रोल्ड होती है। यह क्रिया अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल्ड क्रिया होती है। यह सतह का तापमान घटा दिया जाता है, ऐसा कोई भी संबंध नहीं होता है। इसमें वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो टेम्परेचर है वो लो डाउन हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमने क्या पढ़ा है आज। तो देखिए, हमने ये समझा कि भाई प्लांट साइकोलॉजी क्या होती है, जिसमें हमने परमिएबिलिटी देखा,
इम्प्रिमेबिलिटी देखा, उसके बाद हमने देखा डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस होता है यानी कि विसरण क्या होता है, उसके बाद हमने देखा परासरण क्या होता है, इसको हम ऑस्मेटिक कहते हैं। फिर हमने ऑस्मेटिक प्रेशर को देखा कि ऑस्मेटिक प्रेशर को हम किस तरीके से बताएंगे प्लांट्स में। उसके बाद आता है आइसोटोनिक विलयन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक विलयन क्या होता है। उसके बाद एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस देखें। देन हमने देखा रन स्ट्रोमेटा और वाटर स्ट्रोमेटा में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हमने देखा है वास्फोसर्जन की इवापोरेशन और बिंदु स्रावण जो डिस्चार्ज होता है, पॉइंट डिस्चार्ज होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटी छोटी टर्म्स थी तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेट हम एमसीक्यूज रात में डिस्कस करेंगे इवनिंग क्लास में, तो मेक श्योर आप 8 PM पर अपनी क्लास को ज़रूर अटैम्प्ट करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पौधों में खनिज पोषण किस तरीके से होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर देना।